रीवा एरा खत्म हुआ। जापान को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे कई विदेशी देशों के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही बर्थ रेट कम होता रहा, आबादी बूढ़ी होती गई और एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे गिर गया और जापान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो गई। हालांकि जापान जंग का मैदान नहीं बना, इसलिए काफी रेफ्यूजीज आए, बीमारियां फैलने लगी, ऊपर से लगातार एक के बाद एक जोरदार अर्थक्वेक। इस बीच सारा पैसा कुछ ही लोगों के बीच घूमता रहा, जिन्हें लोग एलीट कहते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट्स। गवर्नमेंट फेल हो गई, भारी टैक्सेस, नेचुरल डिजास्टर और भूखमरी की वजह से लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिसे ग्रेट वायलेंट रेवोल्यूशन कहा गया। जापान पूरी तरह टूट गया। कुछ ही सालों में पॉपुलेशन गिरकर 10% से भी कम रह गई। मॉडर्न चीजें, बड़ी बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी हिस्ट्री बनकर रह गए। हालात मेजी एरा के शुरुआती दिनों जैसे बन गए। और फिर ऐसी दुनिया की शुरुआत हुई जहां बस वॉर और मिलिट्री का ही बोलबाला था। और फिर कुछ दशकों बाद यामातो, बुओ और सेई, ये तीनों देश अब सांगोकू पीरियड में दाखिल हो चुके हैं और कंट्रोल पाने के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम खुद को रोकने की कोशिश तो करो। वेडिंग ड्रेस के बारे में सुनना ही बहुत अजीब लगता है, पता है? तुम्हारी बात क्यों सुनो? बिना वेडिंग ड्रेस की कोई वेडिंग होती है भला? साकी, ये सब जापान के पुराने वक्त में हुआ करता था। वो जमाना कब का गुजर गया। देखो, सबसे पहले तो ये वेडिंग ड्रेस सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन वेडिंग्स में ही पहना जाता है। यहाँ पर के पास कोई रिलीजियस वजह नहीं है पहनने की। कितना बोलते हो तुम? मैंने ये ड्रेस इसीलिए पहनी क्योंकि मुझे क्यूट लग रही थी। क्या तुम्हें ये क्यूट लग रही थी? क्या बकवास है ये? अरे यार, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। ओए रुको, साकी! साकी, नए कपल को मुबारक हो। वाह, साकी कितनी प्यारी लग रही है ना? पता नहीं इन कपड़ों को क्या कहते होंगे। मैंने तो सुना है इसे वेडिंग ड्रेस कहते हैं। सच में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी बेटी तुम जैसे किसी जिद्दी लड़के से शादी करेगी जिसे बात बात पर बहस करना पसंद है। देखिए लाइब्रेरी डायरेक्टर, मतलब फादर इन लॉ, मैं बस अपनी सोच और जजमेंट के हिसाब से ये फैसला करता हूँ कि कोई चीज मेरी नजर में लॉजिकल है या नहीं। लेट जापानीज एरा में शादी क्रिश्चियन स्टाइल में हुआ करती थी, फ्यूनरल बुद्धिस्ट स्टाइल में, और न्यू ईयर में लोग शिंतो स्टाइल के हिसाब से श्राइन जाया करते थे। यानी कि जापानीज लोगों का रिलीजन से काफी अच्छा रिश्ता हुआ करता था। लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। इसलिए मेरा साकी को वेडिंग ड्रेस पहनने से रोकना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि उसके वेडिंग ड्रेस पहनने के पीछे ना कोई ठोस वजह है और ना ही रिलीजियस बिलीफ है। लेकिन पता है साकी ने क्या कहा? मुझे ये ड्रेस बहुत क्यूट लगी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? लाइब्रेरी डायरेक्टर, देखा ना आपने? आओ, तेरे को कितनी सारी बातें पता है। ऐसे बातें बनाना अच्छे से आता है। हाँ, सही कहा। जब आओतेरू छोटा था तभी इसके माँ बाप बीमारी से गुजर गए थे। तब से इसका ख्याल मैं ही रखता आया हूँ। इसने अपने बलबूते पर खूब पढ़ाई करके जापान एरा के बारे में बहुत सा ज्ञान इकट्ठा किया और अब काबिल एग्रीकल्चर अफसर बन गया है। हाँ, माना कि अभी पोजीशन में भले ही बहुत नीचे है, पर कुल मिलाकर दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, पर साकी बिल्कुल तुमसे उल्टा सोचती है। वो किसी की ना मानने वाली गुस्सैल लड़की है। अब से साकी का ख्याल तुम्हें ही रखना है, समझे आओतेरू? जी बिल्कुल। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कर रहे हो? साकी, पता था तुम यहीं मिलोगे। ठंड में काम करने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर की ये बात है। यहाँ से कुदरत का नजारा बहुत ही कमाल का लगता है। ये पहाड़, ये समंदर, ये आर्टिफिशियल जमीन, जापानीज एरा की ये फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स, पक्की सड़कें और हर तरफ यूटिलिटी पोल्स, देखकर लगता है कि जापान की सिविलाइजेशन कमाल की हुआ करती थी। मुझे याद है कि कैसे तुम बचपन से ही मैप्स बनाते आ रहे हो और इसीलिए लोग तुमसे दूर रहना पसंद करते थे।
सब तो नहीं साकी, तुम तो हमेशा मेरे साथ रही हो। वो तो बस तुम्हें अकेला देखकर तरस आता था। हाँ, पर इसी मैप मेकिंग की वजह से मेरे लिए एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट कितना आसान हो गया है। और फिर शायद इसी की वजह से मैं और भी चीजें हासिल करूंगा जो कि इससे भी बहुत ज्यादा। जैसे कि किसी वॉर में, है ना? संजू, चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जो बताया करते थे कि कैसे वॉर में ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल होता है। हाँ, और फिर वो जीनियस मिलिट्री एडवाइजर कुरुदा खान भी, उन्होंने तो मित्सु पर जीत हासिल करते वक्त पहले पूरे इलाके को अच्छे से समझा, फिर ताकामात्सु किले को घेर कर पानी में डुबो दिया। बिल्कुल, अगर तुम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो तो शायद हम बॉर्डरलैंड्स को भी जोड़ लें और इस सांगोकू पीरियड को खत्म कर दें। फिर जापान को एक करने का सपना पूरा हो जाएगा। जापान को एक करने का सपना? आओतेरू, तुमने तोर्योमोन के बारे में सुना है? जियोमोन मित्सुहिडे, वो शोगुन जिनकी जुरिस्डिक्शन में बॉर्डरलैंड्स आते हैं। वो पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स दोनों में तेज है। लोगों की नजरों में उनकी बहुत इज्जत है। कहते हैं कि हर रोज कैपिटल ओसाका में उनके घर के आगे हजारों की भीड़ खड़ी रहती है, इस उम्मीद में कि वो एक दिन उनके अंडर सर्व कर पाएंगे। अगर तुम उनके साथ काम करोगे तो अभी तक तुमने जो कुछ भी सीखा है उन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। मैं बस तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता हूँ साकी। आज के लिए इतना काफी है। चलो अब घर चलते हैं। वाह, कितना टेस्टी है साकी। तुम्हारे हाथ के खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। ये सारी सब्जियां हमने यहीं उगाई हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है। और मुझे ये करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग यहाँ फार्मिंग कर रहे होते हैं तब हमारे यामातो समुराई कहीं वॉर में लड़ रहे होते हैं, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। कितने शर्म की बात है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। कोई भी वॉर जीतने के लिए समुराई का ताकतवर होना बहुत ही जरूरी होता है। क्या लगता है उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ब्लेड के साथ उनकी स्किल, एक जिम्मेदार कमांडर होना, जबरदस्त भरोसा। ये सारी चीजें जरूरी हैं, पर थोड़ा और दिमाग लगाओ। कुछ और भी है जो इससे भी बहुत जरूरी है। वो है खाना। समुराई तक अच्छे न्यूट्रिशन से भरपूर खाना पहुंच पाए, उसके लिए हमारा हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। यानी कि एक अच्छा एग्रीकल्चर किसी देश को मजबूत बनाता है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम तो कमाल हैं। चलो फिर खाकर काम पर लगते हैं। वैसे भी खाली पेट फार्मिंग नहीं होने वाली। सही कहा, सही कहा। मैं तो ज्यादा सोच रहा था। वो क्या है? कितने सारे लोग हैं। इंपीरियल विजिट? इसका मतलब जो अभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो यामातो के एम्परर हैं। नहीं, वो एम्परर नहीं है। सुनो एहिमे के लोगों, अपना सिर नीचे झुकाओ। ये यहाँ ओसाका से आए हैं, यामातो की राजधानी से। लॉर्ड तायरा देंगी ऑफ होम अफेयर्स। बदतमीज आदमी, ये क्या किया तुमने? रुक जाओ। घोड़ों से बांधकर इसके टुकड़े कर दो 30 सेकंड में। क्या 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 कहा? नहीं, मत। हाँ, ठीक है। पूरी आवाम मेरी बात कान खोल कर सुन रहे हैं। मैं ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हूँ और कल लंच तक मैं इसी टाउन में रहने वाला हूँ। मेरा ख्याल अच्छे से रखना। इस मोटे का दिमाग खराब हो गया शायद। शांत हो जाओ साकी। नहीं, मेरी बात सुनो। ये मोटा खुद को समझता क्या है? तायरा देंगी ऑफ होम अफेयर्स, वो यामातो का हाईएस्ट अफसर है जो स्टेट अफेयर्स को कंट्रोल करता है। तायरा फैमिली यामातो बनने के पहले से ही बहुत ताकतवर क्लैन रहा है। करीब 19 साल पहले जब उसकी छोटी बहन को पुराने एम्परर फूजी 2 की एम्प्रेस बनाया गया था, तब उसे होम अफेयर्स का लॉर्ड बना दिया गया। उसके बाद तायरा देंगी ने फूजी 2 को चालाकी से जहर खिलाकर मार दिया। उसने मौजूदा एम्परर फूजी 3 को सपोर्ट किया और अपनी ही बेटी को इम्प्रेस बना दिया और पूरा पावर और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्या जहर खिलाकर मार दिया? अगर उसने इतनी घटिया हरकत की है तो हमारे अभी के एम्परर भला उस मोटी को हर चीज का कंट्रोल क्यों देते हैं? डर की वजह से। डर की वजह से? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसको लगता है कि वही लॉ एंड ऑर्डर है। ये मजाक चल रहा है क्या? लेकिन ये गलत भी तो नहीं है ना। तेरू, तो तुम कह रहे हो कि वो मोटा बिल्कुल सही है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर सच तो यही है। मैं इस सच को कभी नहीं अपना सकती। हमें उस मोटे को मार देना चाहिए। क्या कहा? मार देना चाहिए?
तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? समझती क्यों नहीं हो कि तुम्हारे ऐसा करने के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला? मैं तुम्हारी हिम्मत की इज्जत करता हूँ, पर तुम्हें अपने इस गुस्से को काबू करना सीखना चाहिए। अवतेरू, सीखना तो तुम्हें चाहिए, थोड़ी हिम्मत दिखाना। ये लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? चलो अब अगले की बारी। हर इंसान को 10 येन का टैक्स देना है। अगर किसी के पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो उधार ले सकता है या 20 डंडे भी खा सकता है। तायरा फैमिली के मिस्टर टैक्स कलेक्टर, ये रहे पूरे 10 येन, ये लीजिए। कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या? 2 येन तो मेरा हैंडलिंग चार्ज है, यानी तुम्हें अभी 2 येन और देने हैं। कितना घटिया आदमी है। रुक जाओ साकी, हम कल आएंगे जब ये टाउन छोड़कर यहाँ से जा चुके होंगे। 1, 2, 3। अपने गुस्से को काबू में रखो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। 11, 12, 13। ये क्या? तुम कौन हो लड़की? मैं इसी टाउन की रहने वाली हूँ। मेरा नाम हिगाशी मची है। तो फिर तुम भी लाइन में लग जाओ। पता नहीं ये कौन सी फैमिली का निशान है? जहाँ तक याद है टैक्स का रूल तो ये था कि हर गन के हिसाब से वसूली होगी और जो तय रकम है वो महीने के आखिर में एक बार ही जमा की जाएगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मेरे काम के बीच में पड़ोगी तो। लेकिन कितनी अजीब बात है कि अभी महीना पूरे होने में 15 दिन बाकी है, यानी ये जो रकम है वो एडवांस में ली जा रही है। वाकई तुम बहुत अच्छा मजाक करती हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी बात का सीधा जवाब दो। तुम बस एक घटिया आदमी हो जो अपनी फैमिली की पहचान पर उछलता है। घटिया आदमी? बोलो मत, मैं तायरा क्लैन का हूँ, समझी? ये क्या? ये टैक्स कलेक्शन करना तुम्हारी खुद की करतूत है या फिर उस मोटे के कहने पर कर रहे हो? मोटे? क्या तुम लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रही हो? मुझे जवाब दो। मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है। बड़े फैमिली, क्लैन, अमीरी, अपनी जमीन जहाँ पैदा हुए, किस रंग के और कैसे दिखते हैं, इन सब बातों से जो खुद को बड़ा समझते, मुझे उनसे नफरत है। तुम्हारी काबिलियत वही है जो तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। चलो चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वही लाइब्रेरी डायरेक्टर की बेटी हो ना जो गुजर गए। कितनी बड़ी हो गई हो। आप लोगों को ऐसे मार खा खा कर बुरा नहीं लगता है क्या? क्या? मुझे भी साथ देना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने अकेले संभाल लिया। नहीं, वो लोग खतरनाक थे, कुछ भी हो सकता था। पर आखिर में सब ठीक हो गया ना? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा बोलोगी, लेकिन अगर मैंने बात की होती तो शायद मामला शांति से निपट जाता। लेकिन मैंने जोर दिखाकर सब अच्छे से संभाल लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पर तुम तो खड़े होके बस देख रहे थे। फिर भी आज का दिन जैसे तैसे निकल गया। हाँ सही कहा, पूरा तायरा क्लैन ही पागल है। तायरा तो चलो एक बात है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम एग्रीकल्चर को लेकर इतने पागल हो अवतेरू। ये ज्यादा हैरानी की बात है। नहीं, मुझे एग्रीकल्चर को लेकर कोई पागलपन नहीं है। मैंने तो बस सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ एक ढंग की जिंदगी बिता पाऊं, और फिर फैसला कर लिया कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की इस नौकरी में लग जाऊंगा। इसका मतलब ये मेरी गलती है कि तुम आज एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो? नहीं साकी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में तोरियोमोन वाली बात अभी भी अटकी हुई है। नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे वॉर के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता से क्या मतलब? फिर आर्ट ऑफ वॉर की किताब क्यों उठाई थी? हाँ, मैं ये जितनी बार पढ़ता हूँ हमेशा कुछ नया मिल जाता है। मेरे पास तो बस ये किताबी नॉलेज ही है, वो भी बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के। उस नॉलेज का भला क्या फायदा जिसका कभी इस्तेमाल ही ना कर पाओ? अभी तुम में बस एक ही चीज की कमी है, और वो कमी है थोड़ी हिम्मत की। अवतेरू, अगर तुम हिम्मत दिखा पाओ तो जापान को एक कर सकते हो और इस सांगोकू पीरियड को खत्म करके एक खुशहाल दुनिया की शुरुआत कर सकते हो। तुम भी नाज़ाकी, ये कैसी बातें कर रही हो? सच में मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। चलो अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट। नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस थियरी में जरा भी। बस अब सो जाओ।
साकी, 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 मैं उसे इसमें क्यों ढूंढ रहा हूं? बहुत ठंड है। खून। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो नींद खुल गई तुम्हारी। मैं बस इन लोगों से ये कह ही रहा था कि तुम्हारी बीवी का सर तुम्हें दे दे। तुम्हारी काबिलियत वही है जो तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो। क्या बकवास था। नहीं, अब उसके दोनों हाथ बचे, पैर और गर्दन भी चले गए। तो अब ये लड़की अपने सर के साथ क्या ही करेगी? इन्हें जान से मार दूंगा। उस टैक्स कलेक्टर की तलवार छीनकर उसकी गर्दन काटूंगा, फिर तायरा देंगी का पेट चीरकर उसे मार दूंगा। हालांकि इसके बाद मैं भी मारा जाऊंगा, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी साकी कह रही थी कि हमें इस मोटे को मारना ही होगा। रुको, मुझे शांति से सोचना पड़ेगा। अगर मैंने इन्हें यही मार दिया तो मुझे गद्दार साबित करके मौत की सजा दे दी जाएगी, और फिर दोबारा तायरा फैमिली से ही कोई रिजेक्ट बनकर पावर में आ जाएगा। अगर मैं अभी इनसे अपना बदला ले भी लेता हूँ तो भी उससे मेरी साकी तो वापस नहीं आने वाली। तो फिलहाल बस मुझे एक ही चीज करनी चाहिए, इनसे अपनी साकी का सर वापस लेना। अभी तुम में बस एक ही चीज की कमी है, थोड़ी हिम्मत की। मैं एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ और मेरा नाम है मिसुमी ओतेरू, और मैं लॉर्ड तायरा ऑफ होम अफेयर्स से अपनी बीवी साकी के एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे सकते हैं? क्या तुम खुद को समझते क्या हो? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। क्या? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बीवी के ऊपर कौन से चार्जेस लगाए गए हैं? चार्जेस है ना। मैंने उसे इसलिए मरवाया क्योंकि उसकी वजह से मुझे बुरा लगा। लॉर्ड तायरा, आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरी बीवी को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसकी वजह से आपको बुरा लगा था? तो क्या आप मुझे उन चार्जेस की थोड़ी और डिटेल दे सकते हैं प्लीज? अब लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स तुम्हें हर चीज समझाने के लिए बैठे हैं। तुम्हें बस चुपचाप अपनी उस बेवकूफ बीवी का सर लेकर वापस घर चले जाना चाहिए, समझ गए? मुझे डिटेल्स चाहिए प्लीज। पहले उसने टैक्स कलेक्शन के बीच में परेशानी खड़ी की और फिर उसने मुझे मोटा भी कहा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि कल आप टैक्स कलेक्शन के वक्त वहाँ मौजूद थे या नहीं? मौजूद तो नहीं था। तुम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते हो? अपने कीमती 5 मिनट देने के लिए आपका शुक्रिया। अब बस ये बता दीजिए कि आपको ये खबर देने वाला कौन था? ये कैसा फालतू सवाल पूछ रहे हो, जबकि तुम्हें पता था वो मैं ही था। ठीक है मिस्टर टैक्स कलेक्टर, कल वहाँ पर मैं भी मौजूद था। कल टैक्स कलेक्शन के बीच में मेरी बीवी ने आपके लिए परेशानी खड़ी की। ये बात बिल्कुल सच है। उसने टैक्स कलेक्शन को बीच में ही रोक दिया। लेकिन कल मेरी बीवी ने लॉर्ड तायरा ऑफ होम अफेयर्स को मोटा बुलाया। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सरासर झूठ है। उसने लॉर्ड तायरा के बारे में बात करते हुए कभी भी उन्हें मोटा कहकर नहीं बुलाया। क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लॉर्ड तायरा ये आपके सामने झूठ बोल रहा है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मेरी बीवी ने लॉर्ड तायरा का नाम या उनकी बात करते हुए उन्हें एक बार भी मोटा नहीं बोला था। ये लड़का तो कुछ भी बके जा रहा है। कल टैक्स कलेक्शन के दौरान मेरी बीवी ने जो बोला था वो ये था, ये टैक्स कलेक्शन करना तुम्हारी खुद की करतूत है या तुम उस मोटे के कहने पर कर रहे हो? नहीं, तुमने सच बोल ही दिया ना, उसने मोटा ही बोला था। जिसे सुनकर मिस्टर टैक्स कलेक्टर ने ये जवाब दिया, मोटे? क्या तुम लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रही हो? हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला था। तो क्या इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारी उस बेवकूफ बीवी ने लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स को ही मोटा बुलाया था, समझे? मेरी बीवी ने मोटा किसको कहा अभी वो जरूरी नहीं है, लेकिन मिस्टर टैक्स कलेक्टर ने ये बात सुनते ही सबसे पहले जिसके बारे में सोचा वो है लॉर्ड तायरा ऑफ होम अफेयर्स। इसका मतलब मेरी बीवी ने कभी भी लॉर्ड तायरा को मोटा कहकर नहीं बुलाया, बल्कि मिस्टर टैक्स कलेक्टर ने खुद ही मोटा सुनते ही उसे सीधा लॉर्ड तायरा से जोड़ दिया। और यही असली सच है। ये तुम कैसी फालतू बहस कर रहे हो? तुमने शुरू से
पहले ही सोच लिया होगा कि कैसे तुम मुझे इन सब में फंसा पाओगे। लॉर्ड तायरा ये मुझे फंसा रहा है। चलो अब बस भी करो, 5 मिनट हो चुके हैं। कोई जल्दी से 20 सेकंड के अंदर टैक्स कलेक्टर की गर्दन काटो। जी। लॉर्ड तायरा मेरी बात तो सुनिए। अब तुम खुश हो? पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तो बस आपको वही बता रहा था जो हुआ। अब ये बॉक्स उसे दे दो। जी। शुक्रिया, अब मैं इजाजत। रुको जरा, तुम मेरे सामने खड़े रहे, तुम्हारे मन में आखिर क्या है? साफ सीधा जवाब दो। सन त्सू कहते हैं जो जंग के मैदान में पहले पहुंचकर दुश्मन का इंतजार करते हैं उनके लिए लड़ाई आसान है, और जो जंग में बाद में आते हैं उनके लिए लड़ाई मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो अच्छी तरह लड़ते हैं वो दूसरों को हिला सकते हैं, लेकिन खुद चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। जो दुश्मन को अपनी तरफ आने के लिए उकसाते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दुश्मन को लगे कि वो कुछ हासिल कर सकते हैं, और कुछ दुश्मन को पास आने से रोकते हैं ताकि उन्हें लगे कि इसमें कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? ये सन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर किताब का एक पैसेज है। हाँ ठीक है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? लाओजी कहते हैं हजारों मील के सफर की शुरुआत बस एक कदम से होती है। क्या उसे जाने देने का फैसला सही था? हाँ, अपनी बीवी के कातिल के सामने खड़े होकर भी इसने बदला लेने की कोशिश नहीं की। दिलचस्प नौजवान है। वो बातें तो मेरे सामने ही कर रहा था, पर लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें कल के सपने को देख रही हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ साकी। यामातो का 57वां साल, बसंत का महीना। जरा सुनना, तुम किस तरफ जा रहे हो? दरअसल मैं ओसाका की तरफ जा रहा हूँ। ओसाका? वहाँ आखिर किस वजह से जा रहे हो? दुनिया को बदलने के लिए। क्या?